नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवस्टर रूल चैनल्स में। आज हम फिर से अपने 7 एमसीक्यू देखने वाले कि हमारे पास कौन से 7 एमसीक्यू हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 का जो है उसमें इसकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। ठीक है, चलो कुछ इसमें देखो क्वेश्चन जो होते हैं करंट के होते हैं, कुछ स्टैटिक के होते हैं। और देखो हमारे चैनल पे और क्या क्या कवर होता है। आपका ये डेली 7 एमसीक्यू तो होता है, ये साथ ही सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है वो भी हम लोग कवर करते हैं। ये खासकर हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। और डेली एक मेंस का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न उत्तर लिखते हैं रोज़ हम लोग और यूट्यूब पे अपलोड करते हैं उसको। थोड़ा सा जो बच्चे नए हैं उनको समझ में आएगा कि कैसे मेंस का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, बस ये एक प्रयास है। ठीक है, चलो चलते हैं आज के हम अपने 7 एमसीक्यू में। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है आज। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि गवर्नर से संबंधित है, पॉलिटी का सेक्शन है। चलो देखते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है आपका, राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। सेकंड, राज्यपाल को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। थर्ड, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है और आपको जो कि निम्न में से कौन से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है 1 2 3 सभी, डी है कोई नहीं। तो ध्यान सोचो दोस्तों, अपने राज्यपाल वाला टॉपिक लक्ष्मीकांत से पढ़ा ही होगा, रिकॉल करने की कोशिश करो। देखो क्या इसका सही होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ए, केवल एक सही है, 2 3 गलत है। पहला इसलिए सही है कि आप ये जब आर्टिकल 154 होता है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे ये साफ साफ लिखा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की सारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, तो ये सही है। ठीक है, सेकेंड इसलिए गलत हो गया क्योंकि देखो इनको जो शपथ जो कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं दिलाता है, बल्कि ये जिस राज्य से हैं उस राज्य से संबंधित हाई कोर्ट का जो कि मुख्य न्यायाधीश जो कि इनको शपथ दिलाता है इनके पद के बाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत छोटी सी मिस्टेक है जिसको हम लोग को समझना होगा। तीसरा, इनकी नियुक्ति जो कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, बल्कि इनकी नियुक्ति जो कि कैबिनेट मंत्रिमंडल के सलाह पर सुझाव पर जो कि राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 2 3 गलत है, ध्यान दीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका धन विधेयक और साधारण विधेयक से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पढ़ के ही जाना है। देखते क्या है पहला स्टेटमेंट, धन विधेयक को पहले केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत पेश किया जा सकता है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, साधारण विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, जबकि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है धन विधेयक साधारण विधेयक के संबंध में। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी कोई नहीं। ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए क्या होगा इसका आंसर, सोचिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए, एक पहला वाला सही है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, जबकि साधारण विधेयक को किसी भी सदन में लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। और सेकेंड वाला गलत है क्योंकि देखो साधारण विधेयक के लिए जो कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो ये वहाँ पे रिवर्स कर दिया है केवल धन विधेयक और साधारण विधेयक के लिए स्टेटमेंट को, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। ठीक है, देखो ऐसे बहुत सारी सिली मिस्टेक हो जाती है हमसे एग्जाम में, जबकि एग्जाम में ऐसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन पे बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसको समझना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल से संबंधित है। उस्ताद मंसूर आपको बताना किसके शासनकाल से संबंधित है। ऑप्शन ए है अकबर, बी है शाहजहाँ, सी है जहांगीर, डी है औरंगजेब। ये मिडिवल इंडिया का जो कि क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान सोचिए क्या इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर जो है कि उस्ताद मंसूर जो कि जहांगीर के शासनकाल से संबंधित था। और ये जो कि नेचर पेंटिंग जो कहते हैं चित्रकला, प्राकृतिक चित्रकला, उसके बहुत फेमस जो है कि ये पेंटर रहे हैं। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 4, नेहरू रिपोर्ट के संबंध में बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत कुछ मूल अधिकारों की भी मांग की गई थी। सेकेंड है, इसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर दिया गया था। थर्ड है, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है
केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2, डी है कोई नहीं। तो ध्यान से वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। देखो इसने तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी, डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, है ना। तो इस वजह से 3 गलत होता है, तो 3 गलत होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और देखो इसमें बोला कि इसके अंतर्गत कुछ मूल अधिकारों की, जी हाँ 19 मूल अधिकारों की मांग की गई थी, तो मतलब ये कोई नहीं वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। बचा ए और सी, मतलब इसका क्या है कि आपका जो कि अब बी वाले पर डिपेंड करता है कि आंसर निकलेगा कि नहीं। इसमें मुस्लिम पृथक निर्वाचन को अस्वीकार कर देगा, जी हाँ, तभी मुस्लिम वर्ग जो है कि मुस्लिम लीग जो है कि थोड़ा सा नाराज़ हो गया था कांग्रेस से, तो ये सही है। तो आपका ऑप्शन जो क्या होगा सही, ऑप्शन सी। तो इस तरह से हम थोड़ा सा एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा आंसर निकल जाए। तो हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन केवल 1 और 2। देखो नेहरू रिपोर्ट में कुछ 19 मूल अधिकारों की मांग की गई थी, और उसके साथ साथ क्या क्या मांग की गई थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें बोला गया था कि वयस्क मताधिकार की हमें जो है कि अधिकार मिले, मतलब जो भी जितने भी वयस्क सबको वोट करने का अधिकार मिले। इन्होंने देखो जो है कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग न करके डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, जिससे जो कि इनके जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू वो नाराज़ हो गए थे। उन्होंने बोला कि हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इतनी लड़ाई करने के बाद अब हम डोमिनियन स्टेटस लेकर क्या करेंगे। तो इन्होंने जो कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ मिलकर एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी, ठीक है। ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत कि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने मिलकर जो कि इसकी स्थापना की थी। अब इसका मकसद क्या था ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का, इसका मकसद वही था जो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं मांगी गई थी, उसी बात करते कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए जो कि इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। बिम्स्टेक, देखो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन है। बिम्स्टेक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इसका हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इसमें कुल 7 देश शामिल है जो विश्व की 22% जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट 2019 में इसका 5वां सम्मेलन नेपाल में हुआ था। तो देखो आपसे 3 क्वेश्चन में पूछा है सीधा सीधा कि क्या इसका हेडक्वार्टर जो कि ढाका है, क्या इसमें 7 ही देश शामिल है या उससे ज़्यादा कम है, क्या जो ये देश है ये कुल विश्व की 22% जनसंख्या को प्रदर्शित करते हैं, क्या इसका 2019 में सम्मेलन जो हुआ था वो जो 5वां था या फिर 2019 में ही हुआ था, या जो हुआ वो नेपाल में हुआ था या कहीं और हुआ था। तो देखो आप जब तक करंट को नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, तो बेहतर है कि आप करंट को पढ़ते रहिए, साथ साथ रिविजन करते रहिए। चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में आपके है सही विकल्प पूछा है, केवल पहले ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 3, सी है कि 1 और 2 1 2 3 सभी, डी है 1 और 3, ठीक है। ये रहे आपका ऑप्शन। वीडियो को पॉज कीजिए, ध्यान सोचिए दोस्तों इसका क्या सही आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर है आपका ए, जी हाँ, इसका जो कि हेडक्वार्टर जो कि ढाका में है बिम्स्टेक का, ये सही है। दूसरा ये है कि इसमें कुल 7 देश शामिल है जो विश्व की 22% जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। ये जो थर्ड वाला है 2019 में, जी नहीं, इसका जो लास्ट सम्मेलन हुआ था 2018 में हुआ था, ठीक है। और ये जो कि 4th सम्मेलन था, 5th सम्मेलन भी नहीं था, 4th सम्मेलन था, और ये नेपाल में हुआ था, ये सही है। इसका देखो 2 पार्ट गलत है, थर्ड वाला पार्ट सही था केवल, इसलिए तीसरा गलत है, तो जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलो आप थोड़ा सा बिम्स्टेक के विषय में समझ लेते हैं। देखो ये बिम्स्टेक का एक मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा। इसमें देखो 7 कंट्री इसमें है, कौन कौन से है, इंडिया है आपका, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। ये देखो साउथ ईस्ट के इसमें 2 कंट्री, एक थाईलैंड एक म्यांमार, ये याद रखना, ठीक है। और आपने सभी बाकी देश को तो देख ही लिया है। अब चलो देखते हैं इसमें, इसको देखो 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत इसको फाउंड किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि बैंकॉक डिक्लेरेशन संबंधित है तो किससे संबंधित है, आपका बिम्स्टेक से, ठीक है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जो ये बे ऑफ बंगाल है ना, इस रीजन के लिए बात कर रहा है कि इस रीजन के लिए जो कि सबको जो कि मिलजुल के जो कि इनिशिएटिव लेना है उससे संबंधित था इस रीजन के देशों को, ठीक है। अब चलो इसका इंपॉर्टेंट देखो, ये देखो विश्व की जो कि 22% जनसंख्या को जो कि प्रदर्शित करती है, जैसा स्टेटमेंट में भी दिया गया था। और इसकी जो इकॉनमी देखो जीडीपी, तो ये विश्व की $2.7 ट्रिलियन की इकॉनमी को रिप्रेजेंट करता है। और देखो यह जो कि जो भी वर्ल्ड का ट्रेड होता है गुड्स का एक क्रॉस करके ट्रेड बॉर्डर वाला, तो वो जो कि 1/4 ट्रेड जो कि इस रीजन से होता है। और देखो इसकी जो कुछ मेन 6 फोकस एरिया है
मतलब बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन जो है कि 6 एरिया पे फोकस करता है। कौन कौन सा? ट्रेड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरी। इन सेक्टर पे जो कि डेवलपमेंट करने का कार्य बिम्स्टेक करता है। ठीक है, अभी देखो आपका जो कि इसका जो फर्स्ट समिट भी देख लो थाईलैंड में हुआ था। ठीक है, आपको आई होप इससे बहुत ज़्यादा आपको जो कि समझ में आने आया होगा बिम्स्टेक के संबंध में। चलो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, डंडा जात्रा भारत की प्राचीनतम लोक कला में से एक है जो कि प्रसिद्ध नृत्य, नाटक तथा संगीत का अनोखा मिश्रण है। यह किस राज्य से संबंधित है? देखो, ये एक नृत्य भी है, नाटक भी है, संगीत है, इन सभी का एक मिश्रण है। चलो बताओ किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है पश्चिम बंगाल, सी है असम, डी है झारखंड। तो वीडियो को पॉज करो, इसका सोचो क्या इसका आंसर होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन है उड़ीसा। ये उड़ीसा का फेमस जो कि प्रसिद्ध नृत्य, नाटक, संगीत का एक अनोखा मिश्रण डंडा जात्रा है। डंडा जात्रा ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ग्लोबल सोलर काउंसिल का मुख्यालय जो कि पेरिस में है, इसे UNFCCC की COP21 मीटिंग में स्थापित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखो, ग्लोबल सोलर काउंसिल के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या इसका मुख्यालय जो कि पेरिस में है, या इसको जो कि COP21 की मीटिंग में ही स्थापित किया गया था। ये दो स्टेटमेंट है, आपको सही बताना है। ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है कोई नहीं। तो वीडियो को पॉज करो, ध्यान सोचो दोस्तों, याद करने की कोशिश करो। ये क्यों करंट में था मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका जो कि ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, इसको जो COP21 2015 की जो पेरिस मीटिंग हुई थी, उसी में जो कि ग्लोबल सोलर काउंसिल की स्थापना की गई थी। पहला गलत है कि इसका हेडक्वार्टर जो कि पेरिस में नहीं है, बल्कि इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन DC में है। ठीक है, अमेरिका में वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये चर्चा में क्यों रहा, आप ये समझ लो कि लास्ट ईयर ही करंट का न्यूज़ मैं बता रहा हूँ। लास्ट ईयर जो है कि भारत के जो प्रथम भारतीय हैं प्रणव मेहता, जो कि भारतीय सोलर अलायंस के जो कि चीफ थे, उनको जो है कि इसका प्रेसिडेंट चुना गया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया, ग्लोबल सोलर अलायंस का प्रेसिडेंट चुना गया था लास्ट ईयर। तो जो कि ये पहले भारतीय थे जो इससे इस काउंसिल के चेयरमैन बने हैं। तो इसलिए करंट न्यूज में था, तो इस पर भी क्वेश्चन बनना स्वाभाविक सी बात है। हो सकता है UPSC इस पर और किसी तरह से क्वेश्चन बना ले, तो इस टॉपिक को आप तैयार रखिए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल सोलर काउंसिल, मैं आपको बता दूँ ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। ठीक है, चलो ये रहे हमारे साथ के MCQ। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं कल अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।